नमस्कार, एबीपी में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और इस बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं मुंडका हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। इस हादसे को लेकर नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं और 48 घंटे के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। एमसीडी कमिश्नर ने नरेला के एडिशनल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे हादसे की रिपोर्ट आ जानी चाहिए। अब तक आपको बता दें 29 लोग लापता बताए जा रहे हैं इस आग के बाद और 27 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से सिर्फ 2 की पहचान हो पाई है। बाकी 25 लोगों की पहचान तक नहीं हो पाई है। एमसीडी कमिश्नर ने इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं अब घटना स्थल पर मुंडका में जहां ये हादसा हुआ, वहां से मेरे सहयोगी मनोज वर्मा और अभिषेक रावत मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल जहां काफी सारे घायलों को भर्ती कराया गया है, वहां से अजातिका सिंह रिपोर्ट कर रही हैं और दिल्ली के अग्निकांड में घायल लोगों का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। सीधा पहले मनोज आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो डेवलपमेंट आई है कि एमसीडी कमिश्नर ने जांच के आदेश तो दिए ही हैं, साथ ही एक टाइमलाइन भी फिक्स कर दी है, 48 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। बिल्कुल जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ये तब हुआ है जब इतना बड़ा हादसा हो गया है। हमारी समझ में ये नहीं आता है कि हादसे से पहले सरकारें या फिर जो भी नेता हैं वो क्यों नहीं जागते हैं, हादसे के बाद ये सब चीज़ें कार्रवाई क्यों होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही एक बिल्डिंग है जिसके पास एनओसी नहीं थी। अगर हम तलाशने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली के अंदर काफ़ी ऐसी बिल्डिंग मौजूद होंगी जिनके पास एनओसी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ी करती हैं ये चीज़ें। और जिस तरीके से जो मनीष लाकड़ा अभी तक फरार है, जो बिल्डिंग का मालिक है, उसका पता अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है कि आखिरकार वो कहाँ पर फरार हो गया है। आपको बताना चाहूँगा कि मनीष लाकड़ा अपने परिवार के साथ इसी बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। उसका पूरा परिवार उस वक्त मौजूद था जब यह हादसा हुआ। उसकी पत्नी मौजूद थी, उसके 2 बच्चे और उसकी मां भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी भी इस हादसे में घायल हुई है, लेकिन मनीष लाकड़ा कहां फरार है ये अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। हालांकि जो कंपनी के मालिक थे उन दोनों को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार एनओसी क्यों नहीं ली गई थी, बिल्डिंग के अंदर घुसने का एक ही रास्ता क्यों था। बिल्कुल वाजिब सवाल है मनोज और लगातार कल शाम से ये सवाल हम उठा रहे हैं। अपने तीनों रिपोर्टर्स के पास थोड़ी देर में फिर से लौटेंगे, लेकिन ये बात साफ है कि दिल्ली आज सदमे में है, दिल्ली आज गुस्से में भी है। दिल्ली का मुंडका इलाका है जहां एक 4 मंजिला इमारत में आग लग जाती है, 27 लोग जिंदा जल जाते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं। 29 लोग अभी भी लापता हैं, वो जिंदा बचेंगे या नहीं इसका किसी को नहीं पता। सवाल है कि जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी है कि क्यों हादसों के बाद ही अफसर और सरकारें जागती हैं। सवाल है कि क्या मुआवजा दे देने से और जांच करा देने भर से ही काम पूरा हो जाता है। काम करती थी, मेरी बच्ची ना निकल पाया। एक साल हो गया उसको उसमें ड्यूटी करते हुए। सुबह जाते हुए मैं देखी थी, शाम को मेरे को नहीं दिखाई दी। दर्जनों जिंदगियां, पचासों परिवार सब आगे पूछ रहे हैं पर हमें कोई न बता रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं। सैकड़ों सिसकियां। तो मुझे दिखाई दी थी ना, जैसे मैं आया था भाग के तो वो यहाँ पे खड़ी थी। इन सब का गुनहगार कौन है? दिल्ली के मुंडका की आग ने सिर्फ एक इमारत को ही नहीं जलाया, बल्कि उन जिंदगियों का भी खाक कर दिया जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आप बता रहे थे आपकी भाभी हैं जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, उनसे आखिरी बार बात कब हुई, राब्ता कब हो पाया और कब राब्ता टूटा? तो उनका नंबर नहीं लगा, नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर उन्हें कॉल करने की कोशिश की, पता किया, कोई बताया नहीं गया। वहाँ एम्बुलेंस से पूछा, एम्बुलेंस से पूछने के बाद उन्होंने बोला कि संजय गांधी में आए हैं। तो संजय गांधी में पता किया, सफदरजंग गया, वहाँ भी नहीं पता चला। आरएमएल में गया, वहाँ भी पता नहीं चला। अम्बेडकर गया, वहाँ भी पता नहीं चला। इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्या हुआ है। एटलीस्ट अगर हमारी भाभी नहीं भी है तो कम से कम हमें बताया तो जाए। इन सूनी आंखों, गमों के सैलाब, खामोश सिसकियों का गुनहगार है मनीष लाकड़ा और एमसीडी के अफसर
मनीष लाकड़ा इस बिल्डिंग का मालिक है। इसी मनीष लाकड़ा और एमसीडी अफसरों की साठगांठ ने इस 4 मंजिला इमारत को दर्जनों लोगों के लिए जिंदा कब्र में तब्दील कर दिया। मनीष और एमसीडी अफसरों की साठगांठ के गुनाह गिनते जाइए। ये अप्रूव्ड बिल्डिंग नहीं थे, फायर डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल नहीं दिया गया था, ना इनके पास एनओसी था, ना इसमें कोई फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट थे। और डेथ टोल थोड़ा ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जब ये सेकंड फ्लोर पे कुछ ये मीटिंग कर रहे थे या क्या कर रहे थे और दरवाजा बाहर से बंद था। नंबर 1, बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं थे। नंबर 2, बिल्डिंग बिना एनओसी के चल रही थी। नंबर 3, फायर विभाग से बिना अप्रूवल के चल रही थी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल थी। इस बिल्डिंग में 1-2 नहीं बल्कि कई नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसमें कमर्शियल गतिविधियों की इजाजत नहीं थी। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, लेकिन इसमें दफ्तर चल रहे थे। दरअसल इस बिल्डिंग में जो दफ्तर चल रहे थे उसके पास उसकी इजाजत ही नहीं थी। मतलब एक 4 मंजिला इमारत की 3 मंजिल पर अलग अलग कंपनियों के दफ्तर थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। हाँ, मुंडका का जो सा एरिया था इन्होंने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इन्होंने बनाया था शुरू में। बाद में उन्होंने अपने आप उसको कमर्शियल कर लिया, तो कमर्शियल यूज़ कर लिया। ना उनके पास कोई किसी तरह का लाइसेंस है, ना ही उनके पास कोई फायर का एनओसी था। जब वो कमर्शियल काम कर भी रहे थे, छुपा के कोई कमर्शियल काम कर भी रहे थे, तो उनके पास फायर के जो बाई चांस कोई आग का प्रोविज़न हो, उसमें कोई इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए हो, उनके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था। ना ही उनके पास कोई इमरजेंसी का जो एक प्रोविज़न रखना पड़ता है, जीना वगैरह, वो भी नहीं था। तो कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, तो अब उसके लिए जिम्मेवारी क्या कर सकते हैं। फिर भी हमने एमसीडी के उच्च अधिकारियों को कह दिया कि इस पे हमें 48 घंटे अंदर हमें रिपोर्ट दीजिए। दरअसल नियम ये है कि अगर रिहायशी बिल्डिंग को कमर्शियल करना है तो उसका लैंड यूज बदलवाना पड़ता है। इस काम में लाखों रुपए खर्च होते हैं। मनीष लाकड़ा ने एमसीडी अधिकारियों से साठगांठ कर ये लाखों रुपए तो बचा लिए, लेकिन इसकी कीमत मासूमों की जिंदगी को चुकानी पड़ी। खुद मनीष लाकड़ा के परिवार पर भी उसकी इसी लालच की जद में जान पर बन आई थी। लोगों की माने तो मनीष लाकड़ा भी अपने परिवार के साथ इसी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर रहता था। जब आग लगी तब मनीष लाकड़ा की पत्नी, 2 बच्चे और मां भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। उन्हें भी कल रेस्क्यू टीम ने बचाया। इस पूरी घटना पर कुछ बेहद अहम सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। नंबर 1, फायर एनओसी नहीं थी, फिर भी कैसे चल रही थी कंपनी। नंबर 2, बिल्डिंग में सिर्फ 1 सीढ़ी क्यों, लापरवाही की सजा क्या। नंबर 3, नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर बुलडोजर कब चलेगा। इन्हीं सवालों को लेकर एबीपी न्यूज पहुंचा नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह के पास, तो उनका जवाब भी सुनिए। नहीं, ऐसा है कि अभी फिलहाल तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था। वो एमसीडी का इसमें कोई कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जो हमें पता चला है। मगर वो अभी भी उसकी, क्योंकि अभी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आई, तो मैं कुछ कहना वाजिब नहीं समझता। तो एमसीडी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं कहीं पर भी। बिल्डिंग की बात है, वो रेजिडेंशियल एरिया था, रेजिडेंस के हिसाब से उन्होंने एक आधा फ्लोर बनाया, तो धीरे धीरे करके उन्होंने डेवलप किया। तो हमारा भी यही था कि चलो ठीक है, रेजिडेंस आज की बिल्डिंग नहीं बनी, बहुत पुरानी 20 साल पुरानी बिल्डिंग है वो। दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन मुंडका की ये बिल्डिंग अपने साठगांठ की वजह से शायद बच गई। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जख्मों पर अब सरकार मरहम लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 2 लोगों, ये जो 2 भाई थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो भी गिल्टी है, जो भी जांच में निकल के आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन राजनीति भी जोरों पर है। बीजेपी पूरे मामले पर दिल्ली सरकार को घेर रही है। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं
कि ये हाई राइज बिल्डिंग थी, फायर ब्रिगेड के पास क्या लोगों को बचाने के लिए क्रेन थी? मौके पर समय पर क्रेन क्यों नहीं पहुंची? एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारी फायर ब्रिगेड जो है आधुनिक यंत्रों से पूरी तरह से सुशोभित कहिए या लैस है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वहां क्रेन तो पहुंची नहीं। अगर समय पर क्रेन पहुंचती तो काफी उसमें लोगों की जान बच सकती थी। ये वही दिल्ली है जिसने उपहार सिनेमा कांड देखा लेकिन सबक नहीं लिया। ये वही दिल्ली है जिसने भ्रष्टाचार के कारण दूधू कर जलती बिल्डिंग को देखा। सवाल यही है कि सरकारें, नेता, अफसर सब जांच की बात करेंगे, मुआवजे का ऐलान करेंगे, लेकिन ये वादा कभी नहीं करेंगे कि आज के बाद ऐसा हादसा कभी नहीं होगा। जवाब आपको भी पता है। तो देखिए, इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच इस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। जिस कंपनी में आग लगी उसको लेकर यह खबर है कि यह कंपनी दरअसल लाल डोरा की जमीन पर चल रही थी। यहां किसी भी तरह की कमर्शियल गतिविधि चलाने की इजाजत नहीं है। 2016 में बताया जा रहा है कि एमसीडी ने कमर्शियल लाइसेंस दे दिया था, लेकिन 2017 में वो लाइसेंस वापस ले लिया था। तो लाल डोरे की जमीन पर बनी थी ये बिल्डिंग और सूत्रों के मुताबिक भले ही इसे 2016 में एमसीडी ने कमर्शियल लाइसेंस दे दिया हो, लेकिन 2017 में वो लाइसेंस रद्द हो गया था। मेरे सहयोगी प्रफुल्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस अपडेट पर ताजा जानकारी के साथ। प्रफुल्ल, इसका मतलब यह है कि 2017 से 2022 तक एमसीडी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका लाइसेंस वापस लेने के बावजूद यहां पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह ज़मीन लाल डोरा की है, यानी ग्राम सभा की ज़मीन है। उस पर यह निर्माण किया गया और उस पर कमर्शियल एक्टिविटी जो है होने के लिए अनुमति दी गई। 2017 में 2016 में इसको लाइसेंस मिल गया था, एमसीडी ने यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी करने की लाइसेंस दी। उसके बाद देखिए, दिलचस्प यह है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उसने इस बिल्डिंग को सील करने के आदेश दिया। यानी जिस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पर लाइसेंस दिया गया है कमर्शियल एक्टिविटी करने का, उसको सील करने का आदेश दिया गया। उसकी डी सीलिंग जो है वो कर दी गई और पेनल्टी ले लिया गया। बाकायदा नरेला जोन से नरेला जोन ने उसकी, हमारे पास उसकी कॉपी भी है कि नरेला जोन ने पेनल्टी ली और उसको जो है वापस से कर दिया। यानी 2019 से लगातार इस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। इस बात की जानकारी एमसीडी को थी क्योंकि पेनल्टी भी ली गई थी। बाकायदा उसमें जिक्र है कि रेगुलराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, लाल डोरा की जमीन पर है। अनथराइज से ये तमाम चीजें उस जो पेनल्टी के डॉक्यूमेंट हैं उसके ऊपर लिखे हुए हैं, साफ तौर पर लिखे हुए हैं। यानी एमसीडी को इस बात की जानकारी थी कि ये जमीन किसकी है, इस पर कंस्ट्रक्शन किसने किया है, किसको लाइसेंस दिया है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये तमाम सारी जानकारियां जो है एमसीडी को थी। और इस बात का जिक्र आप देखिए कि जो दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा कि इसकी अनुमति जो है एनओसी नहीं ली गई थी और बिल्डिंग अथॉरिटी यहाँ पर एमसीडी है। यही बात जो है जो स्थानीय प्रशासन यानी वेस्ट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सारी बात का निचोड़ यही है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर एमसीडी भी करप्शन के मामले में अब सामने अपने आप को कैसे बचा पाएगी, इस पूरे हादसे के बाद ये देखना होगा। इस खबर पर दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है राजनीति से जुड़ी हुई, उस पर नजर डालते हैं। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब को हटाकर राज्य में एक नया मुख्यमंत्री बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आ रही है त्रिपुरा से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर अगरतला पहुंचे हैं और जल्द ही त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बिप्लब देब कल ही दिल्ली में अमित शाह से मिले थे और आज इस बात की खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदलेंगे। बिप्लब देब को हटाकर अब एक नए चेहरे को नियुक्त किया जाएगा और इसी के चलते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर अगरतला पहुंच गए हैं। और इस बीच ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिप्लब देब ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे बिप्लब देब और अब रास्ता साफ है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी अब नया मुख्यमंत्री चुनेगी त्रिपुरा के लिए। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या अपडेट है? ये देखिए, बिप्लब देब की कार्यप्रणाली से वहाँ जबरदस्त असंतोष था और इस असंतोष को थामने के लिए बिप्लब देब ने, आपको याद होगा पिछले साल
अगस्त में मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया था और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्होंने 3 बड़े नए चेहरों को जगह दी थी। उसमें बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष राम प्रसाद पाल थे, युवा विधायक शांत चौधरी थे और पार्टी त्रिपुरा उत्तर के नेता भगवान चंद्र दास थे। ये इन लोगों को जगह दी गई थी और ये के बाद ये माना जा रहा था कि जो असंतोष के सुर हैं वो थमे रहेंगे और राज्य में सरकार का मुख्यमंत्री अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बावजूद असंतोष के सुर बिप्लब देब के साथ बढ़ते रहे। पार्टी नेतृत्व ने अब ये फैसला लिया कि बिप्लब देब को हटा के वहाँ नए मुख्यमंत्री को बैठाया जाए और उसके लिए पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव और दूसरे महासचिव को विनोद तावड़े को भेजा है। 5 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक होगी। बिप्लब देब को बता दिया गया उनको इस्तीफा देना है। थोड़ी देर में उनके इस्तीफे का ऐलान हो जाएगा। पार्टी को उन्होंने सूचित कर दिया अपने इस्तीफे के बारे में। औपचारिक रूप से इस्तीफा वो विधायक की बैठक से पहले राज्यपाल को सौंपेंगे और उसी वक्त ऐलान होगा। लेकिन 5 ठीक है विकास, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने अपना इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें हटाकर एक नया सीएम नियुक्त करेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर अगरतला पहुंच गए हैं और 5 बजे मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा त्रिपुरा का। कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे बिप्लब देब और बीजेपी ने अब त्रिपुरा का सीएम बदलने का फैसला कर लिया है। पूर्वोत्तर में बीजेपी को यह बड़ा झटका, बिप्लब देब ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके मायने आखिर क्या हैं? गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड के बाद अब चौथे राज्य का सीएम बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले चौथे राज्य का मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है। एक और राज्य में गुटबाजी का शिकार बनी है क्या बीजेपी? इस वक्त ये बड़ा सवाल है उनके सामने। 2023 से पहले पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा बदलाव है। इसके चलते मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े अब हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रौनक, सबसे पहले क्या कारण रहा बिप्लब देब को हटाने के पीछे? जी देखिए प्रीति, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, मुख्य तौर पर त्रिपुरा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिख रही थी और जो विपक्ष है कांग्रेस वो भी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहा था और कई बीजेपी के विधायकों ने भी इस मामले की शिकायत जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से की थी। और मुख्य तौर पर हमें जो जानकारी मिल रही है कि कुछ दिनों पहले कुछ विधायकों ने इस संबंध में पार्टी नेतृत्व को अपनी शिकायत जो है वो दर्ज भी कराई थी। और कल बिप्लब देब ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। हालांकि उनकी तरफ से जो आधिकारिक तौर पर बताया गया था, उन्होंने कहा था कि जो मेरी विजिट है वो ऑर्गेनाइजेशनल और जिस तरह के डेवलपमेंट के काम राज्य में चल रहे हैं उसको लेकर है। लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट जो है वो कल से ही राजनीतिक हलकों में सुनने मिल रही थी कि बिप्लब देब को लेकर पार्टी हाईकमांड नाराज है और उन्हें हटाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। लिहाजा आज सुबह उन्हें पार्टी हाईकमांड की तरफ से इस तरह की जानकारी दी गई कि पार्टी ने ऐसा फैसला लिया और जिसके बाद उन्होंने आज गवर्नर से मिलकर अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया। इस तरह की जानकारी उपलब्ध हो रही है। जी प्रीति। रौनक, देखिए एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा त्रिपुरा में, लेकिन कहां तक ये बात सच है कि गुटबाजी का शिकार हुए हैं बिप्लब देब, क्योंकि कार्यकाल भी पूरा नहीं होने दिया उससे पहले ही एक चौथा राज्य बन गया है जहां बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। जी निश्चित तौर पर बीजेपी ने इसके पहले भी इस तरह की हमने स्थिति देखी है, जहां पर गुजरात में भी मुख्यमंत्री चुनाव के पहले बदल दिया गया था। त्रिपुरा में भी इसी तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि बीजेपी के कई जो विधायक हैं वो सीएम बिप्लब देब के कार्य पद्धति से नाराज थे। उन्होंने पार्टी हाईकमांड और संगठन को भी इस बारे में सूचित किया था। खास तौर से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन त्रिपुरा में बनी हुई है उसको लेकर ये नाराजगी सबसे ज्यादा थी और पार्टी हाईकमांड ने जब इसकी अपनी तरफ से पुष्टि की होगी या उनको जब ये लगा होगा कि वाकई में विधायकों में ज्यादा नाराजगी है, इसके बाद ही इस तरह का फैसला जो है पार्टी ने लिया होगा। जी रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए बिप्लब देब ने इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही नया जो मुख्यमंत्री होगा त्रिपुरा का उसका नाम ऐलान कर देगी। लेकिन जो सवाल हम दर्शकों के सामने इस वक्त रख रहे हैं उन पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा क्यों दिया? सबसे बड़ा कारण इसके पीछे क्या रहा? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी का त्रिपुरा मिशन फेल हो गया है? क्या बीजेपी इस बात को मानेगी? क्या एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है? बिप्लब देब ने इस्तीफा दिया है। क्या गुटबाजी के शिकार हुए हैं बिप्लब देब? यह भी इस वक्त एक बड़ा सवाल है।
क्या उनके बिगड़े बोल हैं इस्तीफे का कारण? हम सब जानते हैं कि किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में अपने बिगड़े बोलों को लेकर बिप्लब देव हमेशा फंसे रहते थे, तो क्या कहीं ना कहीं उसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, उनका इस्तीफा जो है वो लिया गया है? बिप्लब देव ने इस्तीफा देते वक्त क्या कहा, सुनते हैं एक बार। এই সিদ্ধান্ত কেন? দেখুন, পার্টি সর্বোপরি और আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা। তৎকালীন অধ্যক্ষ অমিত ভাই শাহজিনী আমাকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, और তারপর থেকে কাজ করা শুরু করেছি ওনার মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে। আশা করি আমাকে যেই যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে আমি ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে ন্যায় হোক সেটা করার চেষ্টা করেছি, এবং ত্রিপুরার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক, আর কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটা নতুন দিশায় চলতে চাইছিল। তো সেই দিশাতে আমাকে যেভাবে মার্গদর্শন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বারা আমি কাজ করেছি। এখন পার্টি চাইছে সামনে 23-এ ইলেকশন আছে, ইলেকশনে তার জন্য সংগঠনে দায়িত্ববান কার্যকর্তাকে নিয়ে আসার জন্য। তো আগে স্বাভাবিকভাবে সংগঠন থাকলে তবেই সরকার থাকবে, জিত থাকলে তবেই সরকার থাকবে। তো তার জন্য আগে 23-এর তৈরি করা প্রয়োজন। তারপরে তো আপনি কেউ না কেউ চিফ মিনিস্টার হবে, কেউ না কেউ কাজ করবে। তো আগে সরকার আনতে হবে, যেটা আপনারা চাইছেন যে লম্বা সময় সরকার রাখা। লম্বা সময় সরকার রাখার জন্য আমার মতো কার্যকর্তার সংগঠনে কাজ করলে নিশ্চিত সংগঠন লাভান্বিত হবে। तो बिप्लब देव ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफे के बाद त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए हैं बिप्लब देव। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए पार्टी सबसे ऊपर है और पार्टी का ये फैसला है कि अब मुख्यमंत्री बदलने का समय आ गया है त्रिपुरा में। तो बिप्लब देव कह रहे हैं जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी मैं उसे निभाऊंगा। इस्तीफे के बाद ये कहना था त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव का। मनोज्ञा लोईवाला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। मनोज्ञा, ये क्या मायने हैं? मिशन त्रिपुरा क्या फेल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, और बिप्लब देव के इस्तीफे को किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, दो बातें हैं। त्रिपुरा बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये भारत की पहली सरकार थी जहां वाम मोर्चा की हार के बाद सीधा राइट विंग की सरकार आई थी, यानी कि बीजेपी की सरकार आई थी फरवरी 2018 में। इस जीत को असम से भी बड़ी जीत के तौर पे देखा जा रहा था क्योंकि असम में कांग्रेस की सबसे लंबी सर्व करने वाली सरकार को हराया गया। हालांकि बिप्लब देव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले पिछले 2 वर्षों में बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसे पार्टी बार बार एड्रेस तो कर रही थी, लेकिन सामाजिक तौर पर उसे पेश करके उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही थी। पार्टी में रिजेंटमेंट था, जिस तरह से हिंसा हो रही थी और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की बढ़त हो रही थी त्रिपुरा में, उसे देखते हुए ये लड़ाई और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। मनोज्ञा, क्या ये कहा जाए कि सही समय पर अब भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचा पाएगी त्रिपुरा में? देखिए, बीजेपी एक इंजीनियरिंग पार्टी है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि जब चुनाव आएगा तो उसके 1 साल पहले, क्योंकि अब अगले वर्ष चुनाव ड्यू है फरवरी और मार्च में त्रिपुरा में, ऐसे में अब वापस इलेक्शन मोड में जा चुकी है पार्टी। जो नाम है उनमें भी बहुत सारे ऐसे नाम है जो हो सकता है कि प्रतिमा भौमिक जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यही वजह है कि 1 साल तक उन्हें दिल्ली में रखा गया बतौर केंद्रीय मंत्री और फिर अब यहाँ पर भेजा जाए, या फिर डिप्टी सीएम को बना दिया जाए, या फिर किसी और को बना दिया जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी भी नाम को बीजेपी ला के रख सकती है सामने, लेकिन चुनौती अब ये है कि बिप्लब देव को हटाने से जो एक एंटी इनकम्बेंसी बलून था, गुब्बारे को पूरी तरह से डिफ्यूज करने में कितनी सार्थक और कितनी सफल हो पाएगी बीजेपी, क्योंकि पार्टियों की बढ़त हो रही थी बाकी पार्टियों की। भले ही इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा नहीं किया था हाल ही में नगर निगम चुनाव में, लेकिन सुदीप रॉय बर्मन का छोड़कर जाना वापस और उसके बाद 1-2-3 इस्तीफे होने के बाद ये मुद्दा बहुत सीरियस हो गया था। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार अगरतला चलते हैं, वहां से हमारे संवाददाता सुतापा सुदीप्तो गुहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप्तो, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है अगरतला से? कुछ ही देर में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है, किसका नाम आगे चल रहा है? सुदीप्तो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दिस श्वेता, जैसे मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आज सुबह ही त्रिपुरा में आए हैं
यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, बीजेपी का जो जनरल सेक्रेटरी है विनोद कौरे और यहाँ के जो ऑब्जर्वर है, त्रिपुरा के जो ऑब्जर्वर है विनोद शंकर, वो लोग जब आए थे उनको हमने देखा कि यहाँ की जो दीवान बंद है वहाँ पर एयरपोर्ट में उन लोगों को स्वागत किया है मानिक शाह जो है एमपी और जो यहाँ की बीजेपी फिलहाल जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वेलकम किया है। और उसके बाद वो यहाँ की जो गवर्नमेंट अतिथिशाला है वहाँ पर उन लोगों ने मीटिंग किया है। तो उस बीच ऐसा कोई माहौल नहीं था कि विप्लव देव आज वो रिजाइन दे चुके और रिजाइन देंगे, ऐसे कोई भी यहाँ पर हवा कुछ ऐसा नहीं था। जैसे कि आज बारिश के दिन है त्रिपुरा में और अगरतला में बहुत ही बारिश के दिन है यहाँ पर, तो हमने देखा कि अतिथिशाला से वहां से गेस्ट हाउस से वो मीटिंग आ गए जो सीएम रेसिडेंस है उसका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वहां पर, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री यहाँ की जो प्रतिमा भौमिक, एजुकेशन मिनिस्टर रतनलाल नाथ और यहाँ की जो स्थानीय जो और भी नेता है वो लोग थे। तो उन लोगों के बीच जब मीटिंग हो रहा था तो एक इंफॉर्मेशन आई कि विप्लव देव का आज मानदाई में जो एक वहां पर उनका एक मीटिंग रहा वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एक माहौल ऐसा था कि कुछ आज होने वाला है, लेकिन लोगों को इसका कोई भी ऐसा कोई अंदाज नहीं था कि आज विप्लव देव वो रिजाइन कर देंगे। तो कुछ देर बाद ही वो राजभवन में जाके अपना रेजिग्नेशन वहां पर देंगे वो। और एक जो बात सामने आया है कि उनके विरोध बहुत सारे कंप्लेन था जो यहाँ से गए हुए हैं, बहुत सारी कंप्लेन यहाँ की जो एसएसआई भी दे रहा है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से लेके बहुत सारे मिनिस्टर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेके और बहुत सारे जो एक नायक तंत्र की जो बात होते हैं उन सब तो सुतापा देखिए सुतापा ये बात जरूर कही जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को काफी लोगों ने शिकायत लगाई थी विप्लव देव की कार्यशैली को लेकर, और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि नए सीएम के तौर पर मानिक शाह की चर्चा हो रही है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि हो सकता है कि मानिक शाह अगले मुख्यमंत्री हो त्रिपुरा के। और सुतापा आप इस बारे में क्या ज्यादा जानकारी हमें दे पाएंगे? मानिक शाह का नाम सबसे आगे चल रहा है अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। हाँ, यहाँ की जो फिलहाल तो खबरें है मानिक शाह भी हो सकती है। केंद्रीय जो मंत्री है यहाँ की प्रतिमा भौमिक, जैसे कि हमने देखा है कि जो भी कोई कार्यक्रम हो वो स्थानीय कोई कार्यक्रम हो और कोई देश में कोई बड़ा कार्यक्रम हो वहां से वो प्रतिमा भौमिक ही जाते हैं। वो बहुत आगे निकल चुके हैं इस दौर में, शायद वो भी हो सकते हैं, वो भी इस दौर में बहुत आगे है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। लेकिन शायद आप लोगों को पता ही है कि जैसे हम लोगों ने दिखाया कि कल और परसों जो डेप्यूटी सीएम की जो उनका जो बेटा है उसको लेके भी बहुत सारे मिला हुआ है यहाँ पर, तो शायद डेप्यूटी सीएम थोड़ा पीछे है इस दौर में। इस दौर में शायद आगे है, बहुत आगे है केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और जो है सांसद मानिक शाह। आप हमारे साथ बने रहिए सुतापा। एक बार दर्शकों को जल्दी से ये अपडेट देते हैं कि इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अगरतला से वो ये है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर 2 लोगों का नाम आगे चल रहा है। उनमें से एक है केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और दूसरे हैं मानिक शाह। इन दोनों को इस वक्त आगे माना जा रहा है मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में, और ये बात तय है कि काफ़ी सारी शिकायतें गई थी विप्लव देव के खिलाफ। केंद्रीय जो लीडरशिप है, केंद्रीय लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास अगरतला से बार बार शिकायत जा रही थी जिस तरह की कार्यशैली थी विप्लव देव की उसको लेकर। इसी के चलते आज उन्हें बदलने का फैसला लिया गया। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब दौड़ में 2 चेहरे आगे चल रहे हैं। प्रतिमा भौमिक उनमें से एक नाम है और मानिक शाह दूसरा नाम है। डिप्टी सीएम को इस वक्त दौड़ में थोड़ा पीछे ही समझा जा रहा है, लेकिन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। करीब 5 बजे कहा जा रहा है कि ये मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद ऐलान होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा त्रिपुरा का। विप्लव देव ने भी अब से कुछ देर पहले अपना इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी अब मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा और पार्टी ने सब चीजें तोलमोल कर ये फैसला किया है तो मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब से कुछ ही देर में जब ये बैठक शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की, तो फिर नए मुख्यमंत्री
कौन होंगे इसका भी ऐलान हो जाएगा। सुतापा सुदीप्तो गुहा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं अगरतला से। सुतापा, अगर बात की जाए इन दो चेहरों की, प्रतिमा भौमिक और माणिक शाह, किसका पलड़ा इस वक्त आपको लग रहा है कि भारी है? माणिक शाह या फिर प्रतिमा भौमिक, कौन दौड़ में आगे है? क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर प्रतिमा भौमिक का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है और केंद्रीय लीडरशिप से सीधे संपर्क है उनके। बिल्कुल। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को देना चाहती हूँ कि फिलहाल जो मणिपुर में जो इलेक्शन रहा है वहां पर जो प्रतिमा भौमिक को इंचार्ज थी वहां पर भी उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है, जिसको लेके केंद्रीय लीडरशिप भी बहुत अच्छे तैयार है। और माणिक शाह को जैसे बोला जाता है यहाँ पर, वो जितने गढ़ से यहाँ पे नहीं है प्रतिमा भौमिक, वो बहुत पुराना लीडर है यहाँ का, और हर एक जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, उनकी हर एक कार्यकर्ता की बहुत प्रशंसा की जगह पर है वो प्रतिमा भौमिक। और एक जो बात थी, वो प्रतिमा भौमिक इतनी दौड़ में आगे है कि लोगों का जो भी कुछ हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो लोगों का, और जो भी कुछ हो जाए वही सामने आते हैं। तो शायद यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि प्रतिमा भौमिक बहुत दौड़ से आगे है, लेकिन केंद्रीय लीडरशिप का मीटिंग भी है जैसे आपने बताया। जी, तो सेंट्रल लीडरशिप में भी एक्सेप्टेंस है और लोकल लीडरशिप में भी उनका कद काफी ऊंचा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अब से कुछ ही देर में, यानी कि लगभग 20 मिनट के समय में, शाम 5 बजे बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में नए सीएम का चुनाव होगा। इस बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर अगरतला पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में अगरतला में बीजेपी के विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और वहां पर नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि इस रेस में 3 नामों को आगे बताया जा रहा है। उनमें से एक है त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णुदेव वर्मा और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष माणिक शाह। इन 3 नामों को मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। इनमें से कौन होगा त्रिपुरा का अगला मुख्यमंत्री, इस बात का ऐलान अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। जैसे ही बीजेपी की विधायक दल की बैठक खत्म होती है, नए मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा और साथ ही ये बात तय है कि बिप्लब देव अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। सुष्मिता देव टीएमसी सांसद मेरे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। सुष्मिता देव, इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो ये है कि एक और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पूर्वोत्तर के नजरिए से आप कैसे देखते हैं, ये कैसा झटका माना जाएगा बीजेपी के लिए? ये जरूर एक झटका है, क्योंकि 2018 में बीजेपी का एक भी वोट त्रिपुरा के राज्य में नहीं था, पर वहां पर लोगों ने उनको 36 सीटें दी, जहां सिर्फ 60 असेंबली सीट्स हैं। उसके बावजूद जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के लोगों को किया था, वो एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो ये पूरी तरह से उनकी विफलता थी। और इनका अगर कोई सर्वे हुआ होगा तो उसमें ये आया है कि किसी हालत में भी बीजेपी त्रिपुरा में नहीं जीत सकती। तो मुख्यमंत्री का पदत्याग आज हुआ है, जो 2 साल पहले करना चाहिए था, क्योंकि अब इलेक्शन में सिर्फ 10 महीने बचते हैं। तो वो वादे कैसे पूरे करेंगे 10 महीने में, मुझे नहीं मालूम। पर मुझे लगता है कि ये बीजेपी का स्वीकार करना हुआ कि उन्होंने त्रिपुरा को गलत तरीके से चलाया। बहुत शुक्रिया सुष्मिता देव आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो अब टीएमसी सांसद सुष्मिता देव कह रही हैं कि एक तरह से बीजेपी ने स्वीकार किया है कि जिस तरह से त्रिपुरा चल रहा था बिप्लब देव के अंडर, लेकिन वो ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें बदला गया है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे शिरीन। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।